नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल के बाजार पर जाने से पहले आज के बाजार के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, जहां पर आज के बाजार में कल के मुकाबले कल बढ़िया तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। लगातार 3 दिन की जो तेजी थी एनर्जी स्पेस पे, आज वो प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ी और हैवी वेट में बिकवाली थी। मिसाल तौर पर रिलायंस, मिसाल तौर पर ONGC, HDFC बैंक, प्लस 2 नंबर्स खराब थे। जैसे बजाज फाइनेंस के नंबर्स का एक इम्पैक्ट रहा, ITC के नंबर्स का इम्पैक्ट रहा और उसके इम्पैक्ट के चलते थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मार्केट्स में आज प्रॉफिट टेकिंग रही। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ ज़्यादा टूटा। एडवांस डिक्लाइन पहले हाफ में 1400, 1600 और 800 के रेंज में थे, जो लास्ट तक आते थे 1100 और करीब 1200 की रेंज में पहुँचते हुए दिखाई पड़े। तो मेजरली मार्केट्स में सेकेंड हाफ के अंदर जो प्रेशर था वो थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। अब कल क्योंकि एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब बजट से ठीक पहले, यानी वोट ऑन अकाउंट से ठीक पहले आप कारोबारी सत्र में मौजूद होंगे। तो देखते हैं कल कैसा मार्केट रहेगा, उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही हमारे साथ, और आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप हमारे से जुड़ सकते हैं। फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे को सीधे अपना सवाल वहां पर भेज सकते हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अच्छा, सर्वेंद्र से बातचीत करने से पहले एक नंबर वो FIDI का भी आया होगा जो बाजार बंद होने के बाद आया, जरा वो नंबर भी देख लीजिए, क्योंकि आज FIs की तरफ से बिकवाली है और साइमल्टेनियसली DIs की तरफ से खरीदारी है। FIs की तरफ से 1970 करोड़ रुपए की बिकवाली है और DIs की तरफ से करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी आज के सत्र में होते हुए दिखाई पड़ी है। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। कल अनएक्सपेक्टेड था तेजी, और आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी। कैसे रीड कर रहे हो आप? बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, क्या करें? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया कि देखिए यहाँ पे कल जो मूव था वो मुझे बड़ा शैलो लगा था, क्योंकि इस तरह के मूव जब सडनली इतने बड़े गैप अप के साथ इतने बड़े मूव्स आते हैं तो वॉल्यूम उसमें उतने नहीं हुए। जितना बड़ा कल का पॉइंट वाइज मूवमेंट था, तकरीबन 500 पॉइंट से प्लस जो हमने मूवमेंट किया, उसमें वॉल्यूम भी बड़े कम रह गए। मतलब 60-70 हजार करोड़ के कैश के वॉल्यूम हुए, जो कि एक 10 डे एवरेज से थोड़े कम ही रहे मेरे हिसाब से। तो मुझे फिर वो जबकि जो रेंज थी ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल थी एक नॉर्मल कैंडल की, तो वॉल्यूम्स कम से कम 1.5 टाइम्स एक्सपैंड होते एवरेज के, और कहीं आप जाके 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 करोड़ कुछ वॉल्यूम्स करते तो समझ में आता कि ये एक वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट है। ऐसा लगा कल का देख के कि इट्स मोर अ शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग वीकेंड शॉर्ट कवरिंग विद अ बुलिश न्यूज कि भाई बीजेपी की सरकार बन गई बिहार में गठबंधन में, तो वो उसका एक नीजर रिएक्शन और एक शॉर्ट कवरिंग हो गई और खाली शॉर्ट्स कटे, नए कमिटमेंट नहीं आए। इसीलिए आपने देखा कि इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आज आपको इमीडिएटली सेकंड डे सेल ऑफ मिल गया। तो थॉट यही था हमारा जब नीरज जी से बात हो रही थी कि भाई 21,800 तक के 850 तक के टारगेट्स थे, वो मोटा मोटी रुझान पॉजिटिव था। 1-2 दिन के लिए वो आ गया आज, तो अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। और मुझे लगता है कि अब लार्जर ट्रेंड, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि इवन ईयर के जब साइकिल्स प्ले आउट होते हैं तो एवरेज इवन ईयर में बाजार 25 से 30% इंडेक्स गिरता है, और ये लास्ट 40 साल का डेटा बताता है कि बहुत ही रेगुलर फ्रीक्वेंसी में काम होता है। तो ब्रॉडर बायस तो नेगेटिव ही रहेगा इस एटलीस्ट 1 से 3 महीने के लिए, तो ब्रॉड बायस नेगेटिव है। और अब आप मान के चलिए कि 22,000, 22,150 के बहुत ज्यादा ऊपर बाजार जाएगा नहीं। इन एरियाज में सेलिंग आती रहेगी, 21,500, 21,800 वाले एरियाज में सेलिंग आती रहेगी, और आपको कहीं बाजार नीचे फिसलता हुआ दिखेगा। तो बाजार मुझे लगता है कि कहीं 20,100, 200 तक भी इमीडिएट गिर सकता है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि भाई और एक 1300-1400 पॉइंट कहीं जगह होगी। उछालों में भी बेचने की राय है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो थोड़ा जो साल के स्टार्ट से मैं बोल रहा हूँ ड्राई पाउडर बना के रखिए, आपको मौके मिलेंगे नीचे लेने के लिए। तो मीडियम टर्म बायस अब आज का गिरावट देखने के बाद तो ये क्लियर हो गया है कि भाई मीडियम टर्म अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ऊपर के बचे नहीं है, और धीमे धीमे बाजार नीचे फिसलेगा टुवर्ड्स 20,100, 20,200 एटलीस्ट। इतना तो मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। तो 20,100, 20,200 कहीं स्लोली एंड स्टेडली मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सर्वेंद्र की राय आपने सुनी। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, प्रभाकर जी हैं। प्रभाकर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास है ना DCW के 2000 शेयर है @65। ओके। दूसरा एक अशोक लेलैंड का मेरे को जानना है। अशोक लेलैंड भी मेरे पास है, 172 की प्राइस है, 2000 शेयर है। तो ये दोनों में आप समय कितना दे सकते हो? अशोक लेलैंड लिखे है ना, तो 6 महीना तो हुआ है ऑलरेडी। वो तो ऊपर में 1-2 रुपये ऊपर ही होता है वो। ओके, 6 महीना पकड़ो, 6 महीना दोनों में। 6 महीना, ओके। तो सर्वेंद्र जी क्या करना चाहिए? DCW करीब 2000 शेयर हैं 65 रुपए के दाम पे।
₹60 अभी चल रहा है, और अशोक लेलैंड, दोनों में क्या करें? देखिए पहले डीसीडब्ल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल देखिए ओवरऑल सेटअप्स में ये स्टॉक जो है ठीक ठाक पैटर्न बना रहा है, और अभी तक अगर इनके पास पोजीशन है तो आई थिंक मैं इनको ये बोलूंगा ₹58.40 के स्टॉप लॉस से फिलहाल बने रहे, क्योंकि ट्रेड इनके पास ऑलरेडी है। अगर इनके पास नहीं होता तो शायद राय दूसरी होती, बट फिलहाल होल्ड की ट्रेड है, क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बने हैं, टाइम दे चुके हैं। तो एक फाइनल देख लें कि भाई 58.40 के नीचे अगर बंद आ जाए क्लोजिंग बेसिस पे तो निकल जाए मेरे हिसाब से। नहीं तो उछाल अगर आते हैं तो कॉस्ट के आसपास भी मेरी राय इनको यही रहेगी कि निकलें एक बार। ओवरऑल जैसे मैंने अभी बताया कि रुझान थोड़ा सा मीडियम टर्म यहाँ पे हमारा बायस थोड़ा सा नेगेटिव है, और नीचे लेने के मौके मिलेंगे। थॉट यही है कि आपको इस भाव से 15-20% अगर नीचे लेने मिल गया तो आपके काफी पैसे इसी साल के बन जाएंगे। बेच के भी ले लिया अगर आपने 20% नीचे, तो समझ लिए 2024 के रिटर्न आपने बना लिए। तो इस बार मौका वही है कि बेच के लें, 15-20% बन जाएंगे आपके, विच इज कॉल्ड ट्रेड विद इन अ ट्रेड। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कोई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो आप इस बार बुक करिए मार्च के पहले, और अप्रैल में दोबारा खड़ा कर लीजिए। अमूमन हमारा मानना है कि 15 से 20% पैसे यहाँ पे बन जाएंगे आपके। तो इसको मेरी राय तो यही रहेगी कि उछालों में बेचें, और 58-40 के नीचे जाए तो भी बेचें। और दूसरा इनका अशोक लेलैंड था, वहां पे भी मेरी राय यही है कि देखिए अब जिस तरह का इसको रिजेक्शन आया है 190 के आसपास, 2 बार बहुत शार्प रिजेक्शन आए हैं गए साल में भी और इस साल में भी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अब ये 190-200 के ऊपर जाएगा। तो थॉट यही है कि इसमें भी मेरी राय है कि उछालों में निकलें। फिलहाल अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर है, तो मे भी 15 दिन और ट्रेड को देना है तो दे लें। उस केस में 167.40 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, और यहाँ पे भी उछालों में निकलने की राय है। तेजी में दोनों में निकलने की राय है और नीचे कहीं खरीदारी की राय है। ये आपको राय दी है सर्वेंद्र ने, अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर सकते हैं। अब लखनऊ चलते हैं, यानी कि सर्वेंद्र के शहर में। सीएम शर्मा हमारे साथ मौजूद है वहाँ पे बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शर्मा साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप लखनऊ में? नहीं, हम तो पुणे से हैं। अच्छा, आप पुणे से हैं, माफ़ कीजिएगा, ये हमारे डायरेक्टर साहब को आपने शायद लखनऊ लिख दिया उन्होंने गलती से। तो शर्मा साहब क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, इन्फोसिस है मेरे पास 450 शेयर 450 जी। एट द रेट ऑफ 1350। ओके 1350 पे 450 शेयर इन्फोसिस का है, ओके और टाटा मोटर का 200 शेयर है 312 के रेट पे, 312 के रेट। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो समय क्या देना चाहते हैं आप इसमें? समय का कोई सीमा नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा किया जाए, मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि टाटा मोटर्स में आपने कॉस्ट निकाली शर्मा साहब और बाकी पैसों में बने रहिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सर्वेंद्र जी क्या किया जाए? पहले तो इन्फोसिस पुणे बेस्ड ही ये कंपनी थी, शुरुआत वहीं से हुई थी। 450 शेयर है इनके पास 1350 रुपए के दाम पे। और दूसरा टाटा मोटर्स आज देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गया, मारुति को पछाड़ के। क्या करना चाहिए इनको दोनों ही पोजीशंस में अपनी? देखिए आईटी थोड़ा डिफेंसिव प्ले रहेगा, और मे बी गिरते बाजार में यूजुअली कम गिरता है, या मे बी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है, या तो कम गिरेगा या मे बी थोड़ा बहुत चल भी सकता है ऐसी गिरावटों में। तो यहाँ मेरा थॉट रहेगा कि मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, और एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल यहाँ पे करें, और वो स्टॉप लॉस तकरीबन 1590 के नीचे आएगा। तो आई थिंक 1584 का एक स्टॉप लॉस इन्फोसिस में रख लें, और यहाँ पे मेरे हिसाब से होल्ड रखें अपने आप को। और दूसरा थॉट ये था कि भाई टाटा मोटर्स में मैं इनको राय यही दूंगा कि भाई अगर आधी क्वांटिटी आप भेज देते हैं तो आधी क्वांटिटी आपकी फ्री हो जाती है, इनफैक्ट आपका नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी हो जाता है, क्योंकि आपके थोड़े पैसे बन भी जाएंगे। तो मेरा थॉट यही रहेगा कि आधी क्वांटिटी या एटलीस्ट 1/3 क्वांटिटी बेच लें तो थोड़ा कैपिटल निकल जाएगा, और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था ड्राई पाउडर, वो आपके पास बना रहेगा। और अगर आप लकी हैं तो इस साल में भी आपको 720-710 में टाटा मोटर्स दोबारा लेने के लिए मिल जाए, तो उस समय दोबारा निवेश कर दें, वो जो रकम है फिर से उसकी चाहे दोबारा निवेश कर दें। बट फिलहाल एक बार निकलने की कोशिश करें, यहाँ से पार्शियल क्वांटिटी यहाँ से बुक करके निकले। शर्मा साहब देखिए, वैसे भी बाजार थोड़ा हीटेड अप है। अगर आप थोड़ा पैसा निकाल भी लेते हैं तो बाकी के शेयर आपके पास रहेंगे, वो आप हमेशा के लिए भी चाहे छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा कैपिटल फ्री हो जाएगा। तो सर्वेंद्र की बात अगर मान ली जाए तो भी 720 के आसपास कहीं मिले आप दोबारा एंटर कर सकते हैं, लेकिन दोनों को लेकर रणनीति आपके सामने साफ रख दी गई है। लुधियाना चलते हैं, मोहित जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। मोहित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी। मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1500 स्टॉक्स हैं 77 के प्राइस पे। 77 राइट? मैं हाँ जी 2 साल के लिए रख सकता हूँ, तो बीच में जैसे अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट में मेरे को क्या फॉलो करना चाहिए 2 साल का? तो वैसे आपका पैसा डबल हो चुका है मोहित जी। अगर आप भी अपना कैपिटल निकाल लेंगे तो बाकी शेयर तो फ्री के ही हैं, 750 शेयर मोर लेस। फिर भी एक बार सर्वेंद्र से राय मैं जरूर लूंगा इसके ऊपर। सर्वेंद्र, आईओसी
अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और बढ़िया चला भी है। 70 रुपये का शेयर इन्होंने खरीदा है, 70 रुपये पर शेयर का करीब का प्रॉफिट है। अगर ये आधे शेयर निकाल भी लेते हैं या 500 शेयर ही बेच देते हैं तो भी इनकी कैपिटल तो निकल ही आएगी विद टाइम। क्या करना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखूंगा आपसे इस बात पे कि भाई इसके दो कारण है। एक तो देखिए, आधा पैसा आप बुक कर लेते हैं, आधे आपके फ्री हो जाते हैं, और ये एक ऐसी कंपनी है जो अब आपके फ्री के स्टॉक्स में आपको 3-3.5% के डिविडेंड भी देती रहेगी। तो आपके स्टॉक भी फ्री हो जाएंगे और आपके पास थोड़े हाथ में पैसे आ जाएंगे, और जो रिमेनिंग स्टॉक्स है इसको आप निश्चिंत होकर लाइफ लॉन्ग होल्ड करेंगे। ये तो पहला रीजन, हम इसकी चर्चा हर बार करते ही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो क्रूड है उसने बहुत शानदार अब बेस बना लिया है 70 के आसपास, 67, 68, 70, 72। ये लास्ट 12-18 महीने हो गए, इनफैक्ट 18 महीने से ज्यादा हो गए, उन लेवल्स के नीचे 65-63 के बहुत ज्यादा नीचे गया नहीं है। तो लग वापस यही रहा है मुझे क्रूड में कि क्रूड वापस एक बार 90-92 हो जाएगा। और यही कॉल मैंने आज से 1 साल पहले भी आपके चैनल पे दिया था कि भाई क्रूड हमको लगता है 90-95 हो जाएगा। WTI की बात कर रहे हैं और ब्रेंट तकरीबन $100 भी चला जाएगा। वो अपने आप में एक बाजार के लिए भी चिंता का विषय होगा, जो कि हमारा बाजार में चिंता के साथ एक क्रूड भी हमारा चिंता का विषय बना ही हुआ है हमारे लिए। तो थॉट यही है कि देखिए, जब क्रूड बढ़ेगा तो इन सब के भाव इनको थोड़ा सा नुकसान होता है अमूमन। तो ये आपको वापस वही, जैसे मैंने बोला, 15-20-25% शायद नीचे आपको दोबारा लेने के लिए मिल जाए तो दोबारा ले लीजिएगा। उस समय आपको यील्ड भी अच्छी मिल जाएगी। जो आज 3.5% की यील्ड है वो उस समय शायद आपको 5% के करीब यील्ड मिल जाएगी, 5-5.5%। तो दोबारा बायबैक कर लीजिएगा 100-110 की रेंज में, बट फिलहाल आधी क्वांटिटी बेच दीजिए। तो लॉजिकल तो यही कहता है कि आप थोड़ा सा रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो आधी क्वांटिटी बेच के अपनी कैपिटल निकाल लीजिए। फ्री के शेयरों के साथ आप थ्रू आउट बने रहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अदरवाइज आपको स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। प्रतीक वाघेला हमारे साथ मौजूद हैं भरूच से बातचीत करने के लिए, गुजरात से। वाघेला साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वाघेला साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास HDFC के 100 शेयर है 1419 रुपीज के रेट से, और 2 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। और पैरेलली मेरे पास साउथ इंडियन बैंक का 1000 क्वांटिटी है 30 रुपीज के रेट से, वो भी 2 साल के लिए मैं रख सकता हूँ। और 2 साल के बीच में जो ये बीच में खबरें आ रही है HDFC बैंक को लेकर, इससे आप प्रभावित होते हैं कि नहीं? यस सर। होते हैं प्रभावित? हाँ सर, so that's why I am asking this। तो डर लगता है आपको जब ये खबरें आ रही हैं HDFC बैंक को लेकर कुछ? अभी सर डर लग रहा है, बट उतना नहीं लग रहा है, माइनर। चलिए अभी भी, लेकिन HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो ऐसी घबराने वाली बात सो फार तो आपको नहीं लगनी चाहिए। बाकी सर्वेंद्र, HDFC बैंक 1450 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर है इनके पास। और साउथ इंडियन बैंक, ये 2 बैंक्स हैं, समय 2 साल का दे सकते हैं, क्या करना चाहिए ना? देखिए, काफी HDFC बैंक के लिए वापस से थोड़ा लेट आए हैं इस सवाल में। हम इसको 1750 से, हम बार बार जब भी वहां जाता है हम यही चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई पिछले 4 साल से 1750 को क्लियर नहीं कर पाया है। अब पिछले 4 साल की आपको लोएस्ट रेंज नीचे की भी देखनी पड़ेगी। वो तकरीबन मुझे जितना मेरा मेमोरी जाती है वो 1200-1250 के लेवल्स, 1250 के करीब के लेवल्स रहे होंगे नीचे में। तो आई थिंक करेंटली अपने एक लॉन्ग टर्म रेंज के 4 साल की रेंज के बीचों बीच चल रहा है, जहां पे कहीं 1450 के आसपास चल रहा है, नीचे में 1200-1250, ऊपर में 1650-1700। तो आई थिंक रेंज के बीचों बीच चल रहा है। थॉट मेरी इनको यही रहेगी कि उछालों में यहाँ निकलने की कोशिश करें, जहां पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाए। यहाँ पे भी निकलना चाहें तो निकले। मुझे लगता है कि एक बार 1200-1250 वाले लेवल्स इसके छुएंगे। सबसे वीकेस्ट रहा है ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में लास्ट 4 साल से। और बैंक निफ्टी अपने आप में इसके कारण से वीक रहा है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो निफ्टी के अगेंस्ट में काफी वीक रहा है लास्ट 18-24 महीने से। ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का इतना बड़ा पुल बैक आया है। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास, अभी कल हम गए तो ऑलमोस्ट हाई से हम 200-300 पॉइंट ही बचे थे, बट बैंक निफ्टी के हाई से बहुत दूर चल रहा है अभी। बैंक निफ्टी के हाई 48,000 के ऊपर है और बैंक निफ्टी अभी भी 45,800, 46,000 के आसपास चल रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बैंकिंग में प्रेशर रहेगा। और ये प्रेशर, जैसे मैंने बोला, इस साल एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में तो हमें लग रहा है, क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए मार्केट का एक व्यू बनाते हैं साल का, फिर उसको क्वार्टर बाय क्वार्टर खेलते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो हम पोजिशनली एंड मीडियम टर्म बेसिस पे हमारा बायस थोड़ा सा नेगेटिव है। और मुझे लग रहा है कि उसके कारण मैं ऑलरेडी कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो मेरी थॉट ये रहेगी कि उछालों में निकलें, यहाँ पे निकलना चाहे तो भी निकलें, ग्रेजुअली निकलें, बट निकलने की कोशिश करें। ये आपको राय दी गई है HDFC बैंक के संदर्भ में। लेकिन बाकी फंडामेंटल तौर पे आप एक बार इसके ऊपर दोबारा कहीं ना कहीं राय ले सकते हैं। आगे में बातचीत जारी रखेंगे सर्वेन से कुछ और सवालों को लेकर, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए हैं और नंबर्स बेहतर है, अनुमान से बेटर आए हैं। कंपनी के CFO पराग अग्रवाल का कहना है कि इस तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उम्मीद है कि अगली तिमाही भी कंपनी बेहतर करेगी। ब्रेक पे जाने से पहले आप वो भी सुन लीजिए। जो क्वार्टर है मेरे हिसाब से बहुत कंसिस्टेंट हमारी परफॉर्मेंस पिछले कई क्वार्टर से रही है, और इस क्वार्टर में भी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत स्टेडी बोलूँगा मैं।
हमारी जो टॉप लाइन ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 7% है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा जो है डबल डिजिट ग्रोथ है। की हाइलाइट्स मैं कहूँगा कि एक तो आप नॉर्थ अमेरिका बिजनेस अगर देखें तो उसमें हमारी ग्रोथ स्ट्रांग रही है, 9% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और हमारा जो बेस बिजनेस है उसमें हमारे कई प्रोडक्ट्स में शेयर गेन्स देखने को आए हैं, तो वो मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा एज अ स्ट्रांग परफॉर्मेंस। दूसरा, यूरोप में हमारी ग्रोथ 15% रही है। दैट्स अनदर वेरी पॉजिटिव थिंग, जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम है वो जारी है। इमर्जिंग मार्केट्स में हालांकि हमारी रिपोर्टेड ग्रोथ -2% है, लेकिन वो करेंसी की वजह से है, उसको अगर हम एडजस्ट करें तो हमारी ग्रोथ +6% है। और जो न्यू लॉन्चेस का मोमेंटम है वो बहुत हमारा स्ट्रांग है इमर्जिंग मार्केट्स में। तो फुल ईयर में इमर्जिंग मार्केट्स हमें कॉन्फिडेंस है कि हम डबल डिजिट में ग्रो करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में जो एक तो आप ये देखिए कि मार्केट की ग्रोथ जो है वो करीब 4 to 5% है, और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमारा बिजनेस जो है वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, जो मार्केट डेटा रिपोर्ट होता है। तो विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं पोर्टफोलियो में वो शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा ही एक पॉजिटिव और एनकरेजिंग साइन है। और पिछले कुछ क्वार्टर से हमारी बेस बिजनेस ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राइस इरोजन जो बिजनेस मॉडल का पार्ट है वो नॉर्मली उस पर काफी क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्राइस इरोजन का जो ट्रेंड है वो स्टेबल है, और हम लोग कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि प्राइस इरोजन जो है बढ़े। कभी कभार कंपटीशन की एंट्री के बेसिस पे प्राइस इरोजन बढ़ता है, बट जनरली जो ट्रेंड्स हैं वो स्टेबल हैं। और तीसरा, मैं बोलूंगा कि हमने एक एक्विजिशन किया है ड्यूरिंग द क्वार्टर, मेनो लैब्स में, जो विमेंस हेल्थ पोर्टफोलियो है, एंड इट्स अ गुड एडिशन टू आवर करेंट वेलनेस एंड सेल्फ केयर पोर्टफोलियो इन द यूएस। सो ये कुछ हाइलाइट्स मैं बताना चाहूंगा यूएस बिजनेस के बारे में। आने वाले क्वार्टर्स में हमारा मानना है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रहेगी। आप जानते हैं कि हम गाइडेंस नहीं देते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, तो मैं बस यही कहूंगा कि जो हमारे बेस बिजनेस की मोमेंटम है और जो न्यू प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन है, उसकी बेसिस पे आई कैन से दैट वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हमारे साथ सर्वेंद्र मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। अब उनसे कुछ सोशल मीडिया के जरिए जो सवाल आए हैं उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है पूजा श्रीवास्तव जी का। इनके पास रेड टेप के शेयर हैं। सर्वेंद्र, बहुत ज़्यादा शायद इसकी हिस्ट्री ना हो कि अभी रिसेंटली डीमर्ज है मिर्जा इंटरनेशनल से। ये 1000 शेयर हैं 590 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, देखिए, माफी चाहूंगा, इसको तो मुझे पास ही करना पड़ेगा। मेरे पास इसमें उतना डेटा है नहीं कि मैं इसमें कुछ रीड करूं। ओके। एशियन पेंट्स को लेकर सवाल आया है विकास जी का। इनके पास 2975 रुपए के दाम पे खरीदारी है 50 शेयरों की। 2 महीने का सिर्फ नजरिया है, क्या करें? देखिए, खाली अगर 2 महीने का ट्रेडिंग नजरिया है तो मेरा इनको राय ही रहेगी कि 2870 के आसपास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और और नहीं चाहें तो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही है। मेरी राय तो रहेगी कि उतना बढ़िया मुझे फिलहाल ट्रेड सेटअप इसमें लग नहीं रहा है। तो व्हेनेवर इन डाउट इट्स बेटर कि अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा है तो आप निकल जाएं। तो मेरा थॉट तो यही रहेगा कि कॉस्ट के आसपास है, निकल जाएं। अन्यथा 2870 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ओके। गरिमा पांडे जी ने सवाल पूछा, इनके पास प्रीकॉल के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं 380 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? देखिए, थॉट यहाँ पे भी यही है कि भाई देखिए, काफी चला हुआ शेयर है, और थॉट मेरा वही है कि अगर ये 15 से 20% एक करेक्शन में इनको तकलीफ नहीं है और उतना ये बेयर कर सकती है, विच मीन्स 310 320 के भाव आएंगे और इनको तकलीफ नहीं है किसी कारण से, अगर आए तो बाजार के साथ, तो फिर आई थिंक ट्रेड में बने रहे। लेकिन अगर उतने से इनको तकलीफ होती है तो मेरी राय तो यही रहेगी कि एक बार निकल जाए। ओके। रवि पंजवानी साहब का सवाल है, इनके पास अल्ट्राटेक की फरवरी की कॉल है 10,000 की और BEL 185 पर, क्या करें? देखिए, अल्ट्राटेक में भी आई थिंक कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, कुछ तो मर्जर, कुछ तो इसमें भी कुछ न्यूज चल रहे हैं, बट आई थिंक उसके पीछे मर्जर
जी, बहुत उसके बैक टू बैक आई थिंक काफी चल गया है। मुझे नहीं लगता कि 10,000 वाले स्ट्राइक में इनके बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे और बहुत लंबा टाइम लेके बैठे हैं। अब आई थिंक मेरा थॉट तो नहीं है, जिस तरह के सेटअप्स बाजार में बन रहे हैं, कॉल्स में इनको टाइम डिके जाता रहेगा और शायद अगर लास्ट के 10-1 दिन में चलने की कोशिश करे तो भी शायद इनके पैसे बनने लायक इसमें सेटअप ना बन पाए। तो मेरा थॉट तो यही रहेगा कि अगर ज्यादा नुकसान नहीं है तो मेरे हिसाब से तो निकल जाए, ओके। कॉल में से तो निकल जाए। सोनू सचन साहब का सवाल है एसआरएफ पे, सेम सवाल एक और भी आया है। एसआरएफ के नंबर्स तो वीक आए हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, ये स्टॉक तो ऑलरेडी वीक चल रहा है और अपने लास्ट 2-2.5 साल की रेंजेस के नीचे की तरफ है। थॉट यही है कि रेंज के नीचे की तरफ आ चुका है, तो अब चाहें तो 2100 के स्टॉप लॉस से अगर होल्ड करना चाहें तो होल्ड करें, बट जब 2100 के नीचे डिसाइसिव 2090 और 2100 के नीचे डिसाइसिव बंद आएगा तो आई थिंक स्टॉक जोर से फिसल जाएगा। तो जो भी लास्ट चांस है इसके लिए, नेक्स्ट 15 से 20 दिन में स्टॉक को रिकवर करना है, 2100 को होल्ड करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और ये स्टॉक एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए फिर साइडवेज टू डाउन चला जाएगा। तो अगर होल्ड करना चाहे तो 2100 का स्टॉप लॉस, नहीं तो राय यहाँ पे भी यही रहेगी कि उछालों में 2350 के भाव अगर मिल रहे हैं तो वहां पे कहीं एक इनको निकलने की राय रहेगी, उछालों में निकले और स्टॉप लॉस टूटे तो भी निकले। एक राजेश अग्रवाल साहब ने सवाल पूछा है कि अपार इंडस्ट्रीज आज 6000 के ऊपर बंद हुआ है, नंबर्स भी आए थे, नंबर्स अच्छे थे, क्या करना चाहिए इन्हें इस पोजीशन में? क्या यहाँ पे नई पोजीशन ले सकते हैं? नहीं सुमित जी, देखिए नई के लिए तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है और ऑलमोस्ट देखिए आप 1000 रुपए से नॉन स्टॉप ही चल रहा है, उसके नीचे से भी नॉन स्टॉप ही चल रहा है, बट मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 500,000 रुपए से नॉन स्टॉप चला है स्टॉक और कहीं पे भी इसमें एक भी कहीं जिसको हम बोलते हैं कि एक भी ढंग का करेक्शन कहीं पे भी नहीं है, ना टाइम वाइज ना प्राइस वाइज। तो नया तो कुछ नहीं लेना है, अगर पुराने में खड़े रहना चाहें तो, क्योंकि स्टॉक अभी तक नया हाई बना रहा है और एक आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप थोड़ा और जूस अगर बचा है तो निकालने की कोशिश करेंगे। उस केस के में आपको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए और वो मुझे लगता है कि वो स्टॉप लॉस आपको तकरीबन 5840 के आसपास रखना चाहिए। तो 5840 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके। एक सवाल राजेंद्र सिंह सोलंकी साहब का है कि आज की गिरावट में क्या कोरोमंडल इंटरनेशनल को ऐड करना चाहिए, आपकी राय? नहीं, देखिए जब कोई चीज अपनी लंबी अवधि के एवरेजेस तोड़ रही है और वॉल्यूम्स के साथ वॉल्यूम लेड सेलिंग है, डिलीवरीज भी मेरे हिसाब से आज ठीक ठाक गई हैं, तो ऐसे केस में तो मैं यही मानूंगा कि भाई आप थोड़ा सा सब्र से रहें। अगर आपको स्टॉक अच्छा भी लगता है तो थोड़ा सब्र रखें। आई थिंक आपको जितना इसका दिन का वॉल्यूम होता था, डेली वॉल्यूम जितना इसका एवरेज होता था, उतनी तो आज इसमें डिलीवरी उतर गई है। जब आप स्टॉक को नीचे करके बेचते हैं, बेच के जब आप 7-8 टका नीचे गिरा हुआ स्टॉक जब आप वॉल्यूम्स पकड़ते हैं तो आप यही पकड़ेंगे कि आज किसी ने बेचा। तो अगर आज किसी ने उतना माल बेचा है जितना इसकी पूरी दिन की ट्रेडिंग होती थी, तो इट्स अ मेजर ब्रेकडाउन। जब तक इसमें रिकवरी नहीं आती है 1150 1170 के ऊपर जब तक जाता नहीं, मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने स्टॉक उठेगा उसके ऊपर और धीमे धीमे फिसलेगा और मुझे लगता है कि और 10 से 15% का डाउनसाइड यहाँ पेंडिंग है। तो नया तो ऐड करना ही नहीं है, पुराना अगर बेचना चाहें तो नेक्स्ट 1-2 दिन में मेरे ख्याल से इनको उछालों में निकलना चाहिए। एक सवाल नोएडा से आया है मनिल अरोड़ा साहब का, इनके पास पारादीप फॉस्फेट के शेयर हैं 350, 42 रुपए के दाम पे खरीदारी है, आईपीओ से ले रखा है। बहुत डेटा आपके पास नहीं होगा लेकिन कुछ टिप्पणी आप करना चाहें? सुमित जी, इसमें भी माफी चाहूंगा, उतना डेटा नहीं है कि मुझे कुछ खास दिखे, तो इसको पास करना चाहूंगा। चलिए सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।